अचानक वो भर्राए स्वर में बोला, मैं जानता हूँ मामा जी, आप हमसे बहुत नाराज हैं। इसके लिए मुझे जो चाहे सजा दे लें, लेकिन मेरे साथ चलने से इनकार ना करें। आप नहीं चलेंगे तो दीदी का कन्यादान कौन करेगा? पिताजी दूसरी तरफ देखते हुए बोले, देखो, यहाँ ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा फैसला तुमने सुन लिया है। जाकर अपनी माँ से कह देना कि मेरा उनसे रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। टूटे हुए रिश्ते की डोर को जोड़ने की कोशिश बेकार है। रही बात कन्यादान की, तो ये काम तो कोई पड़ोसी भी कर सकता है। रघुवीर, तुझे क्या हो गया है? दादी ने सहसा पिताजी को टपट दिया। बैठक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हम सब पिताजी का चेहरा देख रहे थे। उनके चेहरे पर बिल्कुल सख्त भाव थे। रोहित उनके सामने सिर झुकाए बैठा था और शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या बोले। पिताजी के सख्त इनकार ने उसकी हर मिन्नत को ठुकरा दिया था। माँ और भैया के साथ मैं भी वहीं मौजूद थी, लेकिन पिताजी का मिजाज देखकर उन्हें टोकने या कुछ कहने की हिम्मत हम लोगों में नहीं थी। उनके गुस्से से सभी डरते थे, यहाँ तक कि उन्हें जन्म देने वाली दादी भी। मगर इस समय दादी के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था। आखिर रोहित भी तो उनका नाती था। उसे दुत्कारा जाना वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, रोहित जब इतना कह रहा है तो तुम मान क्यों नहीं जाता? आखिर तान्या तेरी भांजी है। माँ, तुम चुप रहो। दादी के दखल से पिताजी बौखला उठे। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैंने तुम्हें तो कभी वहां जाने से मना नहीं किया, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरी कोई बहन नहीं, कोई भांजी नहीं। अब चुप भी कर, दादी ने झिड़क कर कहा। खून के रिश्ते इस तरह तोड़ने से टूट नहीं जाते। और फिर मैं अभी जिंदा हूं। तुझे और माधवी को मैंने अपनी कोख से जना है। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। तुझे भांजी का कन्यादान करने जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगा, पिताजी बोले। मेरी समझ में नहीं आता माँ कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि माधवी मेरी बेटी है और तेरी बहन, और तुझे उसने अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए बुलाया है। दादी के स्वर में आवेश और खिन्नता थी। तू कैसा भाई है रे? क्या तेरे सीने में दिल नहीं? एक जरा सी बात को बरसों से सीने से लगाए बैठा है। जरा सी बात? पिताजी चिढ़ गए थे। जाने दो माँ, क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहती हो? तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे मजबूर मत करो। कहकर वे झटके से बाहर चले गए। दादी एक ठंडी सांस भरकर चुप हो गईं। रोहित का चेहरा यूं हो गया जैसे वो अभी रो देगा। दादी उसे दिलासा देने लगी तो वो सचमुच ही उनके कंधे पर सिर रखकर फूट पड़ा। नानी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मामा जी हमें कभी माफ नहीं करेंगे? अब लौटकर मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने तो पहले ही शंका जताई थी, पर मैंने ही कहा था कि मैं मामा जी को लेकर ही लौटूंगा। धीरज रख बेटा, मैं तेरे मन के दर्द को समझती हूँ। क्या कहूँ इस रघुवीर को? इसकी अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए हैं। अपनी ही बहन को अपना ही दुश्मन समझ बैठा है। दादी ने रोहित के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। खैर, तू चिंता मत कर। अपनी माँ से कहना वो निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां करे। सब ठीक हो जाएगा। मैं धीरे से रोहित के पास जाकर बैठी और बोली, बुआ से कहना दीदी की शादी में मैं और समीर भैया भी दादी के साथ आएंगे। रोहित होले से मुस्कुरा दिया। उसे इस बात से खुशी हुई थी। वो उसी समय वापस जाने की तैयारी करने लगा। हम सब ने उसे एक दिन रुक जाने के लिए कहा। आखिर वो हमारे यहाँ पहली बार आया था, पर रोहित ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वहाँ बहुत से काम पड़े हैं। आखिर उसे ही तो माँ के साथ अपनी बहन की शादी की सारी तैयारियां पूरी करनी हैं। रोहित का कहना सही था। फिर उससे रुकने का आग्रह किसी ने नहीं किया और वो चला गया। रोहित के अचानक आने से घर में एक अजीब सा तनाव छा गया था। उसके जाने के बाद सब कुछ फिर से सहज हो गया, पर मैं रोहित के बारे में ही सोचती रही। वो मुझसे 2 साल छोटा था, मगर हालातों ने उसे उम्र से बहुत बड़ा बना दिया था। वो कितनी उम्मीदें लेकर यहाँ आया था और किस तरह नाउम्मीद होकर गया। दादी ने उसे एक आस तो बंधा दी थी, पर क्या वे पिताजी के इनकार को हाँ में बदल पाएंगी? मुझे ये सवाल भीतर तक मथ रहा था।
पिताजी के जिद्दी स्वभाव को हम सभी अच्छी तरह जानते थे। मैं खुलकर उनसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं जुटा सकी, लेकिन उनके फैसले के मैं सख्त खिलाफ थी। दादी ने ठीक ही तो कहा था कि खून के रिश्ते तोड़ने से टूट नहीं जाते। क्या पिताजी इस बात को नहीं समझते? वो खूब समझते हैं। तब क्या ये उनके भीतर का अहंकार है, या अब तक वर्षों पहले हुए हादसे से वो उबर नहीं सके हैं? शायद दोनों ही बातें थी। पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल पाना इतना आसान तो नहीं था, पर हाँ, वे बड़ा दिल दिखाकर सब कुछ भुला भी तो सकते थे। लेकिन ये नहीं हो सका। मैं नहीं जानती कि वास्तव में हुआ क्या था और दोष किसका था। ये घटना मेरे जन्म से भी पहले की है। मैं 20 साल की होने को आई हूँ। मैंने तो जो कुछ जाना सुना दादी के मुंह से ही सुना। एक बार नहीं बल्कि कई कई बार दादी ने मुझे वो कहानी सुनाई। कहानी नहीं बल्कि हकीकत। दादी, पिताजी, बुआ और फूफा की भोगी हुई हकीकत। दादी कहती फूफा जी बेकसूर थे, लेकिन पिताजी कहते सारा दोष उन्हीं का था। उन्होंने ही फर्म में गबन किया था। मैं अब तक समझ नहीं पाई किसे सच मानूं। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ, दोष चाहे किसी का भी रहा हो, सजा तो दोनों ने ही पाई। इधर पिताजी ने बहन और जीजा का साथ खोया, तो उधर बुआ ने भाई का साथ छोड़ा और पति को हमेशा के लिए खो दिया। निर्दोष बुआ दोनों ही तरफ से छली गई। मेरा मन उस अतीत की ओर लौटने लगा जो अपने भीतर दुख के अनेक किस्से समेटे हुए था। दादी के कुल 3 बच्चे थे। सबसे बड़े ताऊजी, फिर बुआ और उनके बाद पिताजी। तीनों पले बड़े और उनकी शादियां हुई। उन दिनों ताऊजी और पिताजी ने मिलकर एक फर्म खोली थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय फूफा जी ने अपना कुछ पैसा फर्म में लगाने की इच्छा जाहिर की। ताऊजी और पिताजी को और क्या चाहिए था, उन्होंने फूफा जी को हाथों हाथ लिया। इस तरह साजे में शुरू हुआ बिजनेस कुछ ही समय में चमक उठा और फलने फूलने लगा। काम फैल जाने से तीनों साझेदारों की व्यस्तता काफी बढ़ गई थी। ऑफिस का ज्यादातर काम फूफा जी ही संभालते थे। पिताजी और ताऊजी बाहर का काम देखते थे। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब गड़बड़ा गया। किसी ऐसी घटना की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक ही फर्म में लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया, जिसने न केवल तीनों साझेदारों के होश उड़ा दिए, बल्कि फर्म की बुनियाद तक हिल गई। उस समय हुई छानबीन से एक बात साफ हो गई कि गबन किसी साझेदार नहीं किया है, और वो जो भी है बड़ी सफाई से सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा है। तमाम हेराफेरी ऑफिस की फाइलों में हुई थी, और वे सब फाइलें यानी कि सभी दस्तावेज फूफा जी की निगरानी में थे। आखिरकार शक की पहली उंगली उन पर ही उठी। हालांकि फूफा जी ने बहुत कहा कि उन्हें इस हेराफेरी की कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया था, पर चूंकि फाइलें उन्हीं की निगरानी में थी, तो बिना उनकी इजाजत या जानकारी के कोई भी उन दस्तावेजों में हेराफेरी नहीं कर सकता था। लेकिन जाली दस्तावेजों और फर्जी बिलों ने फूफा जी को पूरी तरह शक के घेरे में ला खड़ा किया था। सवाल ये था कि अगर उन्होंने हेराफेरी नहीं की तो किसने की? जहां तक पिताजी और ताऊजी का सवाल था, वे इस मामले से कहीं भी जुड़े हुए नहीं थे, और न ही उनके खिलाफ कोई सबूत था। सबूत तो कोई फूफा जी के खिलाफ भी नहीं मिला था, लेकिन वे ये बताने की हालत में नहीं थे कि अगर फर्म का रुपया उन्होंने नहीं लिया तो फिर कहाँ गया। ऐसी ही दलीलों ने फूफा जी को परास्त कर दिया था। फिर भी वे सबको यही विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहे कि वे निर्दोष हैं, और जो कुछ भी हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं जानते। इन घटनाओं ने जहां एक और पिताजी को स्तब्ध और गुमसुम बना दिया था, वहीं ताऊजी भी बहुत गुस्से में थे और फूफा जी से बेहद चिढ़े हुए थे। जब तब वे भड़क उठते, ये राकेश तो हमें ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। अगर इस पर विश्वास न होता तो हम सब कुछ इसे ऐसे कैसे सौंप देते। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो दुहाई देता फिर रहा है कि निर्दोष है। क्या हम दोषी हैं? क्या ये हेराफेरी हमने की है? मुझे तो इस आदमी पर शुरू से ही शक था। इसने सब कुछ पहले ही सोचा हुआ था।
हम इसकी मीठी मीठी बातों में आ गए। इसने अपने पैसे लगाकर हमें एहसान के नीचे दबा देना चाहा। सोचा होगा पकड़ा भी गया तो बहन का लिहाज करके हम चुप कर जाएंगे, मगर उसकी सोची सारी बातें उल्टी हो गई। इसीलिए अब अनाप शनाप बकता फिर रहा है। एक बार तो ताऊ जी ने यहां तक कह दिया था, हमें इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन दादी ने कड़ा विरोध किया था। पिताजी को भी ये बात पसंद नहीं आई कि अगर मामला पुलिस में चला गया तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। बात घर से बाहर न जाने पाई, लेकिन इस घटना ने चार दीवारी के भीतर भारी उथल पुथल मचा दी थी। घर का हर एक सदस्य परेशान और दुखी था। पिताजी के मन को बहुत गहरा सदमा लगा था। उन्हें फर्म के नुकसान और बदनामी की उतनी चिंता नहीं थी जितना कि विश्वास टूट जाने का दुख था। रुपया तो फिर से कमाया जा सकता था, मगर विश्वास? उन्होंने फूफा जी पर बड़े भाई से भी ज्यादा विश्वास किया था। बड़ा भाई ऐसा करता तो शायद उन्हें इतना दर्द ना होता, मगर फूफा जी ऐसा करेंगे ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उधर फूफा जी भी कम निराश नहीं थे। वे किसी को भी अपनी नेक नियति का विश्वास नहीं दिला पाए थे। दुखी होकर उन्होंने ये जगह, ये शहर ही छोड़ देने का फैसला कर लिया। यहाँ बदनामी के सिवा अब रखा ही क्या था। अपने पराए सभी तो उनके खिलाफ हो गए थे। वे बुआ को लेकर अपने एक दोस्त के पास अहमदाबाद चले गए। दादी बताती कि जाने से पहले फूफा जी उनके पास आए थे और रो रो कर कहा था, सब लोग मुझे चोर समझते हैं माँ, लेकिन मैंने गबन नहीं किया। हालातों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं चाहकर भी इस कलंक को धो नहीं पाया। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। मैंने उन्हें हमेशा अपना भाई ही समझा है। क्या मैं भाइयों के साथ ऐसा कर सकता हूँ? क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? मुझे तुम पर विश्वास है बेटा। मुझे विश्वास है कि तुम वैसे नहीं हो जैसा सब समझते हैं, पर मैं भी तुम्हारी ही तरह बेबस हूँ। मगर मैं इतना जानती हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते। सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सामने आएगी और तब ये ही लोग पछताएंगे। दादी ने विश्वास भरे स्वर में कहा था। इस सब के बाद बिजनेस से पिताजी का मन उचट गया था। उन्होंने फर्म बेच देने का प्रस्ताव रखा। ताऊजी भी इसके लिए राजी हो गए। गबन और बदनामी के कारण फर्म की जो भी आधी पौनी कीमत मिली उसे ही स्वीकार कर लेना पड़ा। फिर पिताजी ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि ताऊजी का मन अभी तक बिजनेस में ही रमा हुआ था। वे पिताजी के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके इनकार के बाद उन्होंने अकेले ही काम शुरू करने का फैसला कर लिया। फर्म के बिकने के बाद जो पैसा मिला उसका एक हिस्सा पिताजी ने फूफा जी को भिजवा दिया। हालांकि ये बात ताऊ जी को पसंद नहीं आई, मगर पिताजी का कहना था, उसने हमारे साथ जो कुछ किया उसका हिस्सा लेकर वही कुछ हम उसके साथ करेंगे, तो हम में और उसमें फर्क ही कहाँ रहा। नहीं, ये पैसे मेरे लिए हराम हैं। लेकिन लॉटरी डाक से वो ड्राफ्ट वापस आ गया था और साथ में थी फूफा जी द्वारा लिखी एक छोटी सी चिट। पैसे मैं वापस भेज रहा हूँ, इस आशा से कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। अब इस पैसे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। फर्म में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी से मैं मुक्त नहीं हो सकता। अगर इन पैसों से उस नुकसान की थोड़ी सी भी भरपाई हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। वक्त ने साथ दिया तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा, हम सबका हुआ है। पत्र पढ़कर ताऊजी नफरत से हंस पड़े थे और व्यंग भरे स्वर में कहा था, देखा रघुवीर, सुन लो माँ, तुम्हारे दामाद ने कैसा आदर्श बघारा है। चोर कहीं का। आखिर उसने सच्चाई स्वीकार कर ही ली, लेकिन अब भी अपने आप को हरिश्चंद्र साबित करने से बाज नहीं आया। पिताजी इस घटना से और भी भड़क उठे थे। उन्होंने उसी दिन आंगन में सबके सामने कसम खाई थी कि ऐसे जीजा का वे जीवन भर मुंह नहीं देखेंगे, ना ही ऐसे किसी इंसान से कोई रिश्ता रखेंगे जो उस शख्स से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो उनकी सगी बहन ही क्यों ना हो। बुआ न केवल फूफा जी से जुड़ी हुई थी, बल्कि वो ही उनका एकमात्र सहारा थी। उसके बाद वास्तव में ही पिताजी फूफा जी का मुंह नहीं देख सके। वो ये भी भूल गए कि उनकी कोई बहन भी है। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वे लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं।
इधर ताऊ जी ने बिल्कुल ही नए काम में हाथ डाला और अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया। शुरू में एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। बहुत समय तक ऐसे ही चला, लेकिन धीरे धीरे पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में उनके प्रेस से एक दैनिक, दो मासिक और एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। ताऊ जी की गिनती सफल प्रकाशकों में होने लगी और अब उनकी संपन्नता काफी बढ़ गई थी। जब उन्हें ये घर तंग और पुराना नजर आने लगा तो उन्होंने शहर में ही एक कोठी ले ली और सपरिवार वहां चले गए। इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। मैं और भैया जवान हो गए थे। माँ पिताजी ने बुढ़ापे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया था। दादी तो और बूढ़ी हो गई थी। सभी अपनी अपनी जिंदगी में इस तरह मशरूफ हो गए कि गुजरे सालों में किसी को बुआ की याद भी नहीं आई। पिताजी ने बुआ से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन दादी ने नहीं। इस वजह से पिताजी दादी से नाराज रहते थे और शायद इसीलिए दादी भी बेटी के प्रति अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार न कर सकती थी। उन्हें हमेशा बेटे की नाराजगी का डर रहा। बावजूद इसके उन्होंने बुआ से पत्र व्यवहार जारी रखा और बराबर उनकी खोज खबर लेती रही। बुआ के पत्रों से ही दादी को समय समय पर सारी बातों का पता चलता रहा। फूफा जी ने अहमदाबाद जाने के बाद अपने दोस्त की मदद से एक नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन काम ठीक से नहीं जम पाया। वे अक्सर तनावग्रस्त और खोए खोए से रहते थे। बुआ ने एक बार दादी को लिखा था, बदनामी का गम उन्हें भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहा है। वे किसी भी तरह इस सदमे से नहीं उबर पा रहे हैं। अकेले में बैठकर जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर सब बेकार। कुछ समय बाद बुआ ने लिखा था, उनकी हालत देखकर डर लगने लगा है। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। बिजनेस क्या ऐसे होता है? पर वे तो जैसे कुछ समझते ही नहीं। मुझसे और बच्चों से भी आप बहुत कम बोलते हैं। बुआ को भाइयों से एक ही शिकायत थी कि उन्होंने मामले की गहराई में गए बिना बहुत जल्दी फैसला सुना दिया था। अगर ईमानदारी से सच्चाई जानने की कोशिश की गई होती तो ऐसा ना होता और ना वे इस तरह टूटते। बुआ के दर्द भरे पत्र दादी के मर्म पर कहीं भीतर तक चोट कर जाते थे। मन का दर्द जब तक आंसू बनकर बहने लगता था। कई बार मैंने खुद दादी के आंसू पोंछे। मैं समझ नहीं पाती कि वो इस तरह क्यों घुटती रहती हैं। क्यों नहीं बुआ के लिए कुछ करती? अगर फूफा जी निर्दोष हैं तो उन्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धि इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाती थी। बुआ के पत्र आते रहते। उन्हीं के पत्रों से पता चला कि फूफा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। वे अक्सर बीमार रहते और एक दिन उसी हालत में चल बसे। फूफा जी क्या गए, बुआ की तो दुनिया ही उजड़ गई। दादी अपने आप को रोक नहीं पाई और उस दुख के समय में बेटी के आंसू पोंछने उनके पास जा पहुंची। जाने से पहले उन्होंने पिताजी से पहली बार कहा था, जिसे तू अपना बैरी समझता था वो तो चला गया, अब तू क्यों अड़ा बैठा है? चलकर बहन को सांत्वना दे। मगर पिताजी जैसे एकदम कठोर हो गए थे। उनके सीने में जैसे दिल था ही नहीं। उन पर दादी की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। दादी नाराज हो उठी और उस दिन पहली बार पिताजी को खूब धिक्कारा था उन्होंने। इसके बाद दादी की ताऊ जी से भी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाई थी। बुआ जी ने भाइयों के न आने पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सारे दुख को पीकर खुद को कठोर बना लिया था। पति की मौत पर वे न रोईं न ही चिल्लाईं, बल्कि बूढ़े ससुर और बच्चों को धीरज बंधाती रहीं और उन्हीं की मदद से सारे काम निपटाए। बुआ की ये अद्भुत हिम्मत देखकर दादी भी हैरान रह गई थी। साथ ही उन्हें तसल्ली भी हुई थी। फूफा जी की तरह अगर बुआ भी टूट जाती तो उनके बूढ़े ससुर और मासूम बच्चों का क्या होता? फूफा जी के ना रहने के बाद अकेली बुआ के लिए इतने बड़े शहर में रहना और बचे खुचे काम को संभालना संभव नहीं था। सो उन्होंने बिजनेस को पति के दोस्त के हवाले किया और खुद बच्चों को लेकर ससुर के साथ गांव चली गई, जहां अपना पैतृक मकान था और थोड़ी खेती बाड़ी भी। बुआ को पहली बार मैंने तब देखा था जब वो 3 साल पहले ताऊ जी के निधन का समाचार पाकर आई थी। हालांकि उन्हें बुलाया किसी ने नहीं था। ताऊ जी एक सड़क दुर्घटना में अचानक चल बसे थे।
विदेश में पढ़ रहे उनके बड़े बेटे ने भारत आकर सारा कामकाज संभाल लिया था। दूसरी बार बुआ तब आई जब पिछले साल समीर भैया की शादी हुई थी। पहली बार तो मौका गमी का था, लेकिन इस बार खुशी के मौके पर भी किसी को बुआ को बुलाना याद नहीं रहा, लेकिन वे फिर भी आईं। पिताजी को बुआ का आना अच्छा नहीं लगा था। दादी सारा समय इस बात को लेकर डरती रही कि बुआ की घोर उपेक्षा तो हो ही रही है, कहीं पिताजी उनका अपमान न कर दें। लेकिन जाने क्या सोचकर वे चुप ही रहे। उस बार भी पिताजी का रवैया मुझे बेहद खला था। बुआ कितनी स्नेहशील और बड़े दिल की थीं। भाई द्वारा इतनी अपमानित होकर भी, इतना तिरस्कार पाकर भी, क्या कोई बहन दोबारा उसके पास आती, वो भी बिन बुलाए? ये तो बुआ की महानता थी कि इतना सब सहने के बाद भी उन्होंने भाई के लिए अपने दिल में कुछ नहीं रखा था। चलो मान लिया कि फूफा जी ने पिताजी के साथ विश्वासघात किया था और उन्हें गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन उसके बाद खुद फूफा जी ने जो तकलीफें उठाई और उनके बाद बुआ और बच्चों को जो कष्ट झेलने पड़े, वे क्या किसी भयंकर सजा से कम थे? ये पिताजी की महानता होती अगर वे उन्हें माफ करके अपना लेते। अब जबकि बुआ ने बेटी की शादी पर कितनी उम्मीदों से बुलाया है, तो पिताजी का मन अब भी नहीं पसीज रहा। क्या नफरत की आग इंसान की तमाम भावनाओं को जला देती है? दादी ने उसके बाद पिताजी को बहुतेरा समझाने और मनाने की कोशिश की, मगर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, दादी की चिंता और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दादी के नाम बुआ का एक पत्र आ गया। उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में लिखा था, अगले हफ्ते तान्या की शादी है माँ, लेकिन भैया नहीं आए। ना ही उन्होंने या तुमने ऐसा कोई संकेत दिया है जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैं जानती हूँ कि तुमने भैया को मनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी होगी, मगर इस बार भी हमेशा की तरह मेरी झोली में भैया की नफरत ही आई है। माँ, मैं भैया का स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि कोई उनके फैसले को नहीं बदल सकता, पर माँ, मैं भी उनकी ही बहन हूँ। अपने फैसले पर टिके रहना मुझे भी आता है। मैंने फैसला किया है कि तान्या का कन्यादान भैया के हाथों से ही होगा। बात सिर्फ परंपरा निभाने की नहीं है, बल्कि एक बहन के प्यार और भांजी के अधिकार की है। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। अगर भैया नहीं आए तो तान्या की शादी रुक जाएगी, टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। पत्र पढ़कर दादी एकदम खामोश हो गई। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये बुआ ने कैसा फैसला कर डाला? क्या उन्हें तान्या दीदी के भविष्य की कोई चिंता नहीं? मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरने लगा। आखिर में मैं दादी से पूछ ही बैठी, अब क्या होगा दादी? बुआ को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तू नहीं समझेगी बेटा, ये एक बहन के दिल से निकली करुण पुकार है। दादी रोते हुए कहने लगी। माधवी आज तक चुपचाप भाइयों की नफरत सहती रही, उनके खिलाफ मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। आज पहली बार उसने अपने भाई से कुछ मांगा है। जाने कितने वर्षों बाद उसके जीवन में वो पल आया है जब वो सबकी तरह मुस्कुराना चाहती है, मगर तेरा बाप उसके होठों की ये मुस्कान भी छीन लेना चाहता है। पर ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। उनका स्वर कठोर होता चला गया। दादी की बातों ने मुझे अचंभे में डाल दिया। मुझे लगा उन्होंने कोई फैसला कर लिया है, लेकिन उनका गंभीर चेहरा देखकर मैं कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। पर ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं। शाम को पिताजी घर आए तो दादी ने बुआ का पत्र लाकर उनके सामने रख दिया। पिताजी ने एक उचटती सी निगाह डालकर मुंह फेर लिया तो दादी ने डांट कर कहा, पूरा पत्र पढ़ रघुवीर। पिताजी चौंक से गए। मैं कमरे के दरवाजे से सटी भीतर झांक रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। पिताजी ने सरसरी तौर पर पत्र पढ़ा और बोले, तो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करना चाहिए इतना भी नहीं जानते? दादी के स्वर ने सबको चौंका दिया। माँ रसोई का काम छोड़कर कमरे में चली आई। माँ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तू वहां नहीं जाएगा, दादी ने व्यंग भरे कड़वे स्वर में कहा। चाहे तान्या की शादी हो या ना हो। वाह बेटे। एक पल चुप रहने के बाद वे फिर बोली,
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज तक तेरी जिद को चुपचाप सहती रही। तुम दोनों भाइयों के कारण माधवी का जीवन तो बर्बाद हो ही गया, पर मैं तान्या का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी का स्वर भर्रा गया। तेरी जिद ने आज मुझे वो सब कहने पर मजबूर कर दिया है जिसे मैं नहीं कहना चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे के जीते जी उसके अपराध पर पर्दा डाले रही, आज उसके न रहने के बाद उसके बारे में ये सब कहना पड़ेगा। पर मैं और चुप नहीं रहूंगी। मेरी चुप्पी ने हर बार मुझे छला है। सुन रहा है रघुवीर? फर्म में गबन तेरे जीजा राकेश ने नहीं, बल्कि तेरे सगे भाई सुधीर ने किया था। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। पिताजी फटी फटी नजरों से दादी को देख रहे थे। वो अविश्वास से बोले, नहीं नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। इस पर दादी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सच यही है बेटा। क्या मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? क्या कोई माँ अपने मरे हुए बेटे पर इस तरह का झूठा लाछन लगा सकती है? बोल, जवाब दे। नहीं माँ, नहीं। पिताजी का सारा शरीर थरथरा उठा। उनकी मुट्ठियां कस गईं, जबड़े भिज गए और होठों से एक गुर्राहट सी निकली। इतना बड़ा विश्वासघात! फिर अचानक उन्होंने चौंक कर दादी से पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता चला माँ? शायद मैं भी तुम्हारी तरह अंधेरे में रहती और झूठ को सच मान बैठती, लेकिन मुझे कुछ दिन बाद ही इस सच्चाई का पता चल गया था। हुआ यूं कि एक दिन मैंने सुधीर और बड़ी बहू की कुछ ऐसी बातें सुन ली जिनसे मुझे शक हुआ। बाद में एकांत में मैंने सुधीर को धमकाते हुए पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई माँ? पिताजी ने तड़प कर पूछा। कैसे बताती बेटा? मैं जानती थी कि सच्चाई सामने आने के बाद तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। मैं अपने जीते जी इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मगर दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं चाहती थी कि बेकसूर दामाद को अपराधी कहा जाए और तुम सभी उससे नफरत करो। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हो सकती थी। मुझे एक के साथ नाइंसाफी करनी पड़ी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि सच्चाई तुम्हें बता दूं, पर हर बार मेरी जुबान लड़खड़ा गई। सुधीर ने मुझे आत्महत्या करने की धमकी दी थी। बेटे के मोह में मैं कुछ नहीं कह पाई और तभी से अपने सीने पर एक भारी बोझ लिए जी रही हूँ। अपनी बेटी की बर्बादी की असली जिम्मेदार मैं ही हूँ। कहते कहते दादी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी खामोशी ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। पिताजी दोनों हाथों से सिर थामकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर गए। ये देखते ही माँ और मैं घबराकर उनकी ओर लपकी। पिताजी रो पड़े। अब तक मैं क्या करता रहा? अपनी बहन के साथ कैसा अन्याय करता रहा? मैं गुनहगार हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया, उसे घर से बेघर कर डाला। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी का तड़पता हुआ स्वर सुनकर माँ और मेरे लिए आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो गया। हम तीनों ही रो पड़े। दादी हमें समझाती रही, सांत्वना देती रही, खासकर पिताजी को। कुछ देर बाद जब आंसुओं का सैलाब थमा तो दादी ने पिताजी को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, इस तरह अपने आप को दोषी मानकर सजा मत दे। दोष किसी एक का नहीं, हम सबका है। वो वक्त ही कुछ ऐसा था। हम सब हालातों के शिकार हो गए थे। लेकिन अब समय अपनी गलतियों पर रोने का नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने का है। बेटा, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तू संवार सकता है। दादी की बातों ने पिताजी के दुखी मन को ऐसी हिम्मत दी कि वे उठ खड़े हुए और एकदम से पूछा, समीर कहाँ है? समीर भैया उसी समय बाहर से लौटे थे। वे बोले, जी पिताजी। तुम जाओ और इसी समय कानपुर जाने वाली ट्रेन के टिकट लेकर आओ। पर सुनो, ट्रेन को छोड़ो, मालूम नहीं कब छूटती होगी। ऐसा करो, तुम एक टैक्सी बुक करा लो और ज्योति, माया, तुम दोनों जल्दी से सामान बांध लो। माँ, हम लोग इसी समय दीदी के पास चल रहे हैं। पिताजी ने एक ही सांस में हम सबको आदेश दे डाला। फिर अचानक वे कमजोर से पड़ गए और कातर नजरों से दादी की तरफ देखा। माँ, दीदी मुझे माफ कर देंगी? उनके स्वर में जाने कैसा डर छिपा हुआ था।
हाँ बेटा, उसका मन बहुत बड़ा है। वो ना सिर्फ तुम्हें माफ कर देगी, बल्कि तुम्हारी वही पहले वाली प्यारी बहन बन जाएगी। दादी धीरे से कह उठी। आखिरकार भाई बहन के बीच वर्षों से खड़ी नफरत और गलतफहमी की दीवार गिर ही गई। मैं खड़ी हुई सोच रही थी कि वो पल कितना सुखद होगा जब पिताजी बुआ को प्यार से गले लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।